What's up everyone? Welcome back to the channel. Guys, EP की 2 यूनिट्स हो चुकी हैं। आज मैं सोच रहा हूं कि पीई ना करके ईपी निपटा दूं यार, इसका पेपर एक दिन पहले है और पीई भी बहुत जल्दी निपटा दूंगा, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। इसको खत्म करते हैं पहले, ठीक है। लेट्स सी आज 2 यूनिट कर सकते हैं या 3 यूनिट भी मैं कोशिश करूंगा, बट पॉजिटिवली 2 तो कर ही रहे हैं, फिर 2 बचेंगी तुम्हारी बस, ठीक है। तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं और देखते हैं यूनिट 3 हमको क्या सिखा रही है। लेट्स बिगिन। चलो यार, पूरा यूनिट है मार्केटिंग के ऊपर कि एक एंटरप्राइज अपनी मार्केटिंग कैसे करती है ना। जैसे मैंने आपको लास्ट में बताया था कि हम 4 P's के बारे में काफी चर्चा यहां पे करेंगे, है ना। तो मार्केटिंग की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले आता है हमारे पास मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या होता है। तो बच्चों, 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है मार्केटिंग एंड स्ट्रैटेजी। मार्केटिंग क्या है? जब आप कस्टमर्स की नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए उन तक प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पहुंचाते हो एट अ प्रॉफिट। सिंपल सी बात है भाई कि मार्केटिंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है ना, वो होता है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। कस्टमर की जो भी नीड्स एंड वांट्स हैं उन तक एक प्रॉपर ऑफरिंग पहुंचाना, ठीक है, और सही समय पे पहुंचाना और सही प्राइस पे पहुंचाना, ताकि आपका भी प्रॉफिट बन जाए, कस्टमर की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए। ये मार्केटिंग है। अब ये मार्केटिंग कैसे करी जाएगी? क्या प्रोडक्ट होगा, किस प्राइस पे जाएगा, कैसे प्रमोशन करूंगा, किस तरीके से वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होगा, कितना वेयरहाउस होगा, कितना स्टोर होगा, वो सारी की सारी चीजें पेपर पे बना लेना इज स्ट्रैटेजी। तो व्हाट इज मार्केटिंग स्ट्रैटेजी? तो बहुत क्लियरली देखो यहां पे मेंशन्ड है, इट इंक्लूड्स ऑल द बेसिक एंड लॉन्ग टर्म एक्टिविटीज इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग दैट डील्स विद एनालिसिस ऑफ द स्ट्रेटेजिक इनिशियल सिचुएशन ऑफ द कंपनी। इसके अंदर चाहे फॉर्म करना हो, चाहे इवैल्यूएट यानी स्टडी करना हो, चाहे सिलेक्शन करना हो, मार्केट से रिलेटेड सभी स्ट्रैटेजीज की। अब मार्केटिंग मिक्स क्या होता है? मार्केटिंग मिक्स का मतलब बच्चों इंग्रेडिएंट्स या फिर टूल्स ऑन द वेरिएबल्स विच द मार्केटिंग मिक्सेस इन ऑर्डर टू इंटरैक्ट विद द मार्केट। मार्केटिंग मिक्स का सिंपल सा मतलब होता है कि कौन कौन से टूल्स हैं, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं जो मार्केट मिक्स करती है कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। बेसिकली इंपॉर्टेंट डिसीजंस लगा लो मार्केट से रिलेटेड। तो 4 P's होते हैं मार्केटिंग मिक्स के अंदर, ठीक है। देखो, मार्केटिंग मिक्स में 4 P हैं। क्या है? 4 P। कौन कौन से 4 P होते हैं बेटा? याद करेंगे। सबसे पहले होता है प्रोडक्ट, फिर होता है प्राइस, फिर होता है प्लेस, फिर होता है प्रमोशन, ठीक है। प्रोडक्ट के अंदर हम लोग देखते हैं कि हम जो प्रोडक्ट बनाने वाले हैं, चाहे वो गुड्स हो चाहे वो सर्विस हो, उसके क्या फीचर्स होंगे, उसकी क्या क्वालिटी होगी, उसकी ब्रांडिंग कैसे होगी। सर ब्रांडिंग क्या होता है? देखो बच्चों, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं कि ये वॉच है, ठीक है। अब एक तो बोल रहा हूं वॉच है, एक बोल रहा हूं कि एप्पल वॉच है या सैमसंग वॉच है। तो एप्पल या सैमसंग, वो नाम उन्होंने अपने जेनरिक नेम से अलग कर लिया। तो जब एक नाम बनता है ना, जिसकी पहचान एक जेनरिक प्रोडक्ट से अलग हो जाती है, उसको ब्रांडिंग बोल देते हैं, ठीक है। उसको क्या बोल देते हैं? ब्रांडिंग। तो व्हाट इज ब्रांडिंग? जब आपका प्रोडक्ट जेनरिक नेम से अलग दिखता है, उसको हम ब्रांडिंग बोलते हैं, राइट। परफेक्ट। आप जितनी भी चीजें देखते हो, आप अपने घर में भी आप देखते हो फैन लगा हुआ है, फिर आप बोलोगे यार ये हेवल्स का है या बजाज का है, उन्होंने ब्रांड नेम रखा हुआ है। ऐसी लोगो से भी ब्रांडिंग होती है, साइन सिंबल। मेरी शर्ट पे कोई लोगो है क्या? यहाँ पीछे लगा हुआ है वो बेसिकली क्या है? वो लोगो है, वो एक टैग है, वो भी ब्रांडिंग करने में हेल्प कर रहा है। ब्रांडिंग सिंपली मींस कि जेनरिक से उसको डिफरेंशिएट करना, ठीक है, वो ब्रांडिंग है। पैकेजिंग क्या होता है? जब आप प्रोडक्ट को पैक करते हो, अच्छे तरीके से उसको संभालते हो कि वो डैमेज ना हो, धूल मिट्टी ना जाए, पैकेजिंग हो गया। सर्विसेज मैंने आपको बताई दी, चाहे प्रोडक्ट्स हो चाहे सर्विसेज हो। वारंटीज होती हैं जो आफ्टर सेल सर्विसेज में हम कंसिडर करते हैं कि प्रोडक्ट को अगर खराब हो गया तो उसको रिपेयर करके देंगे या रिप्लेस करके देंगे, सब प्रोडक्ट में आता है। प्राइस की अगर बात करूं तो प्राइस कितना होना चाहिए, प्राइसिंग क्या स्ट्रैटेजीज होंगी, आप प्राइस डिसाइड करने से पहले क्या क्या सोचोगे, तो वो प्राइस स्ट्रैटेजी, प्राइसिंग। अलाउंसेस, क्या आप कुछ डिस्काउंट विस्काउंट देने वाले हो, ठीक है, ये सब चीजें प्राइस में आ जाती हैं। प्रमोशन का मतलब सेल को प्रमोट करने के लिए कौन कौन से टूल्स यूज करने वाले हो, एडवर्टीजमेंट कैसे करने वाले हो, कौन करने वाला है, पब्लिक रिलेशंस, हम जनता के सामने अपनी इमेज कैसे क्रिएट करेंगे, डायरेक्ट मार्केटिंग यानी 1-on-1 पर्सनल सेलिंग करेंगे या नहीं करेंगे। प्लेस का मतलब प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से लेके प्लेस ऑफ कंजम्पशन तक प्रोडक्ट को पहुंचाना, प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से लेके
प्लेस ऑफ कंजम्पशन तक। भाई कोई प्रोडक्ट मैंने बनाया, आपके घर तक पहुंचाना है मुझे, तो उसके बीच में चैनल्स लगेंगे। चैनल्स का मतलब इंटरमीडियरीज, कितने होलसेलर, कितने रिटेलर, कितने एजेंट्स, उसी के साथ कितना मार्केट में कवर करता हूं, उनका असॉर्टमेंट। असॉर्टमेंट का मतलब होता है बाइफरकेशन करना। उसके बाद किस लोकेशन से चलेगा, कहां पहुंचेगा, कितना इन्वेंट्री, कितना ट्रांसपोर्ट, ये सब बच्चों प्लेस में हम पढ़ने वाले हैं। डिटेल में पढ़े सब कुछ? चल स्क्रीनशॉट ले ले बाबू। डन सर। प्रोडक्ट मिक्स, इट रेफर्स टू द आइटम एक्चुअली बीन सोल्ड। जो भी मैं बेचने वाला हूं उसको मैं प्रोडक्ट बोलता हूं, चाहे वो गुड हो, चाहे वो सर्विस हो, चाहे वो कोई भी चीज जो आपको वैल्यू प्रोवाइड कर रही है। अब इसके अंदर 3 मेन डिसीजंस होते हैं, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग। जो बिजनेस स्टडीज वाले बच्चे हैं वो तो रिलेट कर रहे हैं, बिजनेस स्टडीज ही है एक तरीके से। ब्रांडिंग, जेनरिक प्रोडक्ट और मेरे प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करना। वो ब्रांडिंग आप ब्रांड नेम से भी कर सकते हो, ब्रांड मार्क से भी कर सकते हो, वो आप किसी लोगो से, साइन से, सिंबल से, डिजाइन से, किसी भी फॉर्म में आप ब्रांडिंग कर सकते हो। पैकेजिंग, जब आप एक अट्रैक्टिव सा पैकेज बनाते हो, जैसे किंडर जॉय। किंडर जॉय की पैकेजिंग कुछ अलग सी है तो चॉकलेट बढ़िया लगती है बच्चों को। लेबलिंग, जो उस पर आइडेंटिफिकेशन मार्क्स हैं। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स मतलब कि उस पर क्या लिखा हुआ है, किस कलर से लिखा हुआ है, वो सारी चीजें, वो सब लेबल होता है बेटा। ठीक है, तो ब्रांडिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन द प्रोडक्ट मिक्स, ये याद रखना है। प्रोड्यूसर हैज टू डिसाइड वेदर द फर्म्स प्रोडक्ट विल बी मार्केटेड अंडर अ ब्रांड नेम और जेनरिक नेम। ठीक हो गया बेटा। जेनरिक नेम गाड़ी हो सकती है, लेकिन Hyundai, किया, महिंद्रा, टाटा, ये ब्रांड नेम्स हैं। टेलीविजन, अब टेलीविजन में LG, सोनी, सैमसंग, ये सब ब्रांड नेम्स हैं। ऐसे ही शूज में। ठीक हो गया। ब्रांडिंग इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस, अ टूल, अ स्ट्रैटेजी, ओरिएंटेशन, जहां पे नेम, साइन, सिंबल कुछ भी हम यूज कर सकते हैं प्रोडक्ट को अलग बनाने के लिए। ब्रांडिंग क्यों इंपॉर्टेंट है बेटा? ब्रांडिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपकी ब्रांडिंग अच्छी होगी तो आपका एक स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन बनेगा। अब स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन कैसे बनेगा, ब्रांडिंग कैसे करोगे? कंपनी का लोगो आप बार बार दिखा रहे हो, कंपनी का नाम आप बार बार ले रहे हो, उसको रेपिटेटिवली बंदे देख रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन, अपनी एंटरप्राइज, अपनी कंपनी के बारे में बताता हूं। तो आप देखते हो ना, आज मैंने नहीं पहनी हुई टी शर्ट, बट यूजुअली मैं DC की टी शर्ट पहन के ही पढ़ाता हूं। तो मैं आपको लोगो दिखा रहा हूं, मेरा लोगो आपके सामने है, कंपनी का नेम DC लाइन बहुत सारे बच्चे जानते हैं, बहुत सारे बच्चे हमसे ऑनलाइन पढ़ते हैं, तो स्टूडेंट्स नो, उनको नाम पता है, उनको लोगो पता है। और रिपीटिशन, जब कोई चीज बार बार, मैंने पूरे साल DC लाइन की ही टी शर्ट्स, हुडीज, ये सब पहन के पढ़ाया। क्यों? क्योंकि वो रिपीटेटिवली, ताकि ब्रांड वैल्यू बन सके। समझे ना बच्चों? ठीक है, तो ब्रांडिंग में हम बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी फैक्टर्स हैं जो कंसिडर करते हैं। उसी तरीके से वैल्यू प्रोपोजिशन, यानी वैल्यू बिल्ड करना। उसके बाद प्राइसिंग, ऑल दो अलग फैक्टर है, बट ब्रांड के अनुसार ही प्राइस चार्ज किया जाता है, राइट। उसके बाद प्रोडक्ट बेनिफिट अगर देगा तो भी वो ब्रांड की वैल्यू बनेगी, जनरेशन होगा, है ना। कस्टमर सर्विस से भी ब्रांडिंग हो जाती है, जितना अच्छा आप कस्टमर सर्विस दोगे उतना बढ़िया आपका नाम होगा, राइट। बढ़िया सर। अब देखो, ब्रांड क्या है? एक पूरा टर्म है जिसमें कोई नाम हो सकता है, साइन हो सकता है, सिंबल हो सकता है, डिजाइन हो सकता है। ब्रांड नेम, जिस नाम से ब्रांड जाना जाएगा। ब्रांड मार्क, जिस सिंबल या साइन से जाना जाएगा। ट्रेड मार्क, जब इस सिंबल या साइन को गवर्नमेंट रजिस्टर्ड करा लूंगा ताकि कोई चोरी ना कर ले, फिर वो ट्रेड मार्क हो जाएगा। ठीक है बच्चों, परफेक्ट। उसके बाद आता है एक अच्छा ब्रांड नेम के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। छोटा, सिंपल, इजी होना चाहिए, जैसे हमारा DC। छोटा, सिंपल, इजी टू प्रोनाउंस, है ना। नोटिसेबल, इजी टू रिकॉग्नाइज, हमारा लोगो एकदम रिकॉग्नाइज हो जाता है, राइट। प्लीजिंग, इंप्रेसिव व्हेन अटर्ड, जब बोला जाए तो इंप्रेसिव लगना चाहिए, राइट। इसके बाद नीदर ऑब्सीन, नेगेटिव, ऑफेंसिव और वल्गर। बिल्कुल भी ऐसा ना हो जो पुराना हो जाए, ऑब्सीन मतलब पुराना लगने लगे, नेगेटिव इंप्रेशन ना क्रिएट करता हो, ऑफेंसिव ना हो, वल्गर ना हो, है ना। अडेप्टेबल होना चाहिए टू पैकेजिंग, लेबलिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ डिफरेंट एडवर्टीजमेंट मीडिया, यानी कि आपको उसको ऐड कराना पड़ेगा, डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी कराओगे तो हर लैंग्वेज में अडेप्टिव होना चाहिए। अडेप्टिव मतलब कि किसी और लैंग्वेज में उसका कुछ और मतलब ना हो कि लोग अडेप्ट ही ना करें। प्रोडक्ट के साथ लिंक हो तो बहुत अच्छी बात है, जैसे हाजमोला, पता चलता है कि हजम करेगा कुछ ना कुछ। हेयर एंड केयर, राइट। कंटेम्प्रेरी, केपेबल ऑफ बीइंग रजिस्टर्ड, आप उसको रजिस्टर्ड कर पाओ ऐसा होना चाहिए। जैसे हमारा लोगो, हमारा नाम रजिस्टर्ड है हमारी कंपनी के नाम पे, तो वो केपेबल ऑफ बीइंग रजिस्टर्ड था बच्चों। ठीक है, परफेक्ट। इसके बाद एंटरप्रेन्योर का क्या पर्सपेक्टिव हो सकता है ब्रांड नेम पे? तो देखो इसके अंदर ना कुछ एग्जांपल्स हैं और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, दिस इज इंपॉर्टेंट टॉपिक। सावधान इंडिया। सबसे पहले क्या है बच्चों? सबसे पहले है इंडिविजुअल ब्रांड नेम।
इंडिविजुअल ब्रांड नेम का मतलब होता है कि आप जो प्रोडक्ट बनाओगे उसका अलग ब्रांड नेम रखोगे। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल HUL है, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाती है बच्चों। देखो जैसे मैं बताता हूं आपको, आपने बहुत सारे, मैं गूगल पे लिखता हूं, आजा भाई आजा भाई, हिंदुस्तान यूनिलीवर ब्रांड्स। तो आप देखो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड एक कंपनी है जिसके आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स यूज करते होगे, ठीक है, जैसे डव, पॉन्ड्स, लाइफ बॉय, पेप्सोडेंट, पियर्स, लक्स, ट्रेसेमे, सनसिल्क, क्लिनिक प्लस, क्लोजअप, वैसलीन, हेयर एंड केयर, ग्लो एंड लवली, व्हील, कंफर्ट, रिन, विम। देखो कितने सारे प्रोडक्ट, लेकिन सबका अलग अलग नाम रखा हुआ है, दैट इज इंडिविजुअल ब्रांडिंग। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? इंडिविजुअल ब्रांडिंग। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता है बच्चों हमारे पास कॉर्पोरेट नेम। कॉर्पोरेट नेम का क्या मतलब होता है कि आपने एक कंपनी का नाम रख दिया, बस फिर उसके अंदर ही सारी चीजें आ रही है। एंटरप्रेन्योर कैन चूज टू यूटिलाइज देयर कॉर्पोरेट नेम और लोगो टुगेदर विद सम ब्रांड नेम ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट, जैसे गोदरेज हो गया, टाटा हो गया, बजाज हो गया। टाटा ने एक बार टाटा रख दिया तो टाटा की गाड़ी, टाटा का ट्रक, टाटा का सब कुछ चल रहा है, तो वहां पे कॉर्पोरेट नेम हो गया बेटा, है ना। इसके बाद होता है फैमिली ब्रांड नेम। फैमिली ब्रांड नेम का क्या मतलब होता है कि जब आप एक सक्सेसफुल फैमिली का नाम यूज करने लग जाते हो, ठीक है। जैसे पॉन्ड्स जो है मदर ब्रांड नेम है, जो शैम्पूज के लिए यूज किया जाता है, टेल्कम पाउडर के लिए किया जाता है, कोल्ड क्रीम के लिए किया जाता है, फेस वॉश के लिए किया जाता है। जैसे हम एप्पल बोल देते हैं, एप्पल का ही आईफोन, एप्पल का ही मैकबुक, ऑल्दो इन्होंने अलग अलग नाम रखे हुए हैं, जैसे आईफोन इज सेपरेट ब्रांड, मैकबुक इज सेपरेट नेम। तो बेसिकली क्या कर रहे हैं वो, इंडिविजुअल भी रख रहे हैं, बट उन सबकी अगर हम फैमिली की बात करें तो सब एप्पल से ही आ रहा है। तो फैमिली ब्रांड नेम क्या हो गया उनका? एप्पल, है ना। ठीक है या नहीं है बच्चों? उसके बाद आता है अल्फा न्यूमेरिक। अल्फा न्यूमेरिक बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसके अंदर नंबर भी है और न्यूमेरिकल भी है। जैसे गाड़ी है XUV300, तो नंबर भी आ गया और अल्फाबेट्स भी आ गए, तो उसको बोलते हैं अल्फा न्यूमेरिक। एंटरप्रेन्योर्स हैव एन ऑप्शन टू ब्रांड देयर प्रोडक्ट alphanumerically, and alphanumeric name often signifies its physical characteristics। ठीक हो गया, जैसे SX4, 120, लिव 52, ये सब अल्फा न्यूमेरिक है। सही है, परफेक्ट है। इसके बाद आता है बच्चों लोगो। लोगो का मतलब सिंपल, एक साधारण सा सिंबल, कोई डिजाइन, कोई आर्ट, कोई भी ऐसी चीज जिसको आप देख के पहचानो। ठीक है, लोगोज आर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस मार्केटिंग। कंपनीज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल मतलब ग्राफ, प्रेजेंटेशन, पिक्चर, फोटो, वो लोगो है। दीज लोगोज आर इंटेंडेड टू बी द आइडेंटिटी ऑफ द एंटरप्राइज। ठीक है, थ्रू अ सेट कलर कॉम्बिनेशन, लोगो में कलर कॉम्बिनेशन सेट होगा, फॉन्ट वही होंगे, इमेज वही रहेगा, इंप्रेशन वही रहेगा, उसको चेंज नहीं करेंगे, तभी तो ब्रांडिंग होगी, नहीं तो कैसे होगी भाई। एंटरप्राइज नॉर्मली रिजोर्ट टू लोगोज एज अ शॉर्टकट टू एडवर्टाइजिंग। सिर्फ लोगो लगा दिया तो एडवर्टीजमेंट हो रही है। लोगो दिख रहा है ना, जैसे लोगो लगा हुआ है, देखो हमारा DC का लोगो लगा हुआ है, तो कुछ ना बोलते हुए भी एडवर्टीजमेंट हो रहा है, ब्रांडिंग हो रही है। ठीक है बच्चों, बढ़िया सर। टैग लाइन क्या होता है? जैसे घड़ी का था ना, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, है ना। टाटा नमक देश का नमक, वो देश के नमक से भी याद रहता है, राइट। रेड बुल गिव्स यू विंग्स, वाह क्या बात है, एग्जांपल्स देख रहे हो मेरे। ये सब टैग लाइन में आता है बच्चों। बेसिकली सिंपल बट पावरफुल मैसेज दैट हेल्प टू कम्युनिकेट एन एंटरप्राइज गोल, मिशन, क्वालिटीज, ये टैग लाइन है। अमूल का मैसेज, गिफ्ट फॉर समवन यू लव, रसना आई लव यू रसना, क्या बात है। मैकडोनल्ड्स आई एम लविंग इट, बढ़िया यार, बढ़िया। इसके बाद आ रहा है बच्चों पैकेजिंग। अब पैकेजिंग आप समझते हो, ये दूसरा 4P में से दूसरा P शुरू हो गया। ब्रांड, प्रोडक्ट, अभी अच्छा अभी तो पहले ही चल रहा है, प्रोडक्ट ही चल रहा है। प्रोडक्ट में ब्रांडिंग खत्म हो गया, प्रोडक्ट में पैकेजिंग आ गया। पैकेजिंग का क्या मतलब होता है कि आप सामान को पैक कैसे करते हो, राइट। अब पैकेजिंग में 3 लेवल ऑफ पैकेजिंग हो सकती है बच्चों, प्राइमरी, सेकेंडरी, ट्रांसपोर्टेशन। जैसे आप टूथपेस्ट लेके आओ, तो वो जो ट्यूब है ना, वो प्राइमरी पैकेज है। प्राइमरी पैकेज इज द पैकेज विच स्टेज विद द प्रोडक्ट टिल द टाइम इट इज बीइंग यूज्ड। जब तक मैं टूथपेस्ट यूज करूंगा वो ट्यूब रहेगी, उसके ऊपर का डब्बा फेंक देता हूं, दैट इज फॉर एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, दैट इज फॉर एक्स्ट्रा लेयरिंग, वो होता है सेकेंडरी पैकेज। और अगर मैं 10-20 टूथपेस्ट लेके आऊंगा तो कैरी करने के लिए कुछ कैरी बैग, कुछ बॉक्सेस, कुछ तो मिलेगा, वो क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। तो पैकेजिंग का क्या काम है? ये दूसरा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है प्रोडक्ट मिक्स का, ब्रांडिंग के बाद। इसमें आप डिजाइन करते हो, प्रोड्यूस करते हो कंटेनर या फिर रैपर। ठीक है, पैकिंग इज द रैपिंग मटेरियल
around a consumer item that serves to contain, identify, describe, protect, display, promote and otherwise make the product marketable. 3 लेवल हो सकते हैं, प्राइमरी मैंने आपको बता दिया, सेकेंडरी मैंने आपको बता दिया, ट्रांसपोर्टेशन मैंने आपको बता दिया। क्यों कराते हैं पैकिंग? ताकि हम प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर पाए, पैकिंग से आइडेंटिफाई हो जाता है ना, परफेक्ट। उसके बाद मेरा एक फ्रेंड था बच्चों, उसका एग्जांपल देता हूं तुम्हें मैं। मेरा एक फ्रेंड था, वो बहुत तगड़ा अल्कोहलिक, बहुत तगड़ा अल्कोहलिक, इतना तगड़ा अल्कोहलिक कि जी नहीं सकता। जैसे हम लोग बिना पढ़ाए, बिना पानी पिए, बिना ऑक्सीजन के जी नहीं सकते ना, वैसे वो बिना अल्कोहल के नहीं जी सकता। वो पैकिंग देख के बता देता था कि कौन से ब्रांड की बॉटल है। सोचो, आंख बंद कर दो उसकी, पट्टी बांध दो उसकी आंख पे और ऐसे उसके सामने 10-20 बॉटल रख दो, वो हाथ से बॉटल पकड़ के बता देता था, जस्ट बिकॉज ऑफ पैकिंग। तो पैकिंग से प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन आसान होता है, प्रोडक्ट का प्रोटेक्शन होता है। ऑफ कोर्स कोई परफ्यूम है, कोई टूथपेस्ट है, अच्छे से पैक्ड है, खराब नहीं होगा। प्रमोशन करती है कंपनी, पैकिंग के थ्रू प्रमोट करती है प्रोडक्ट को, डिफरेंशिएट करती है कि हमारा प्रोडक्ट अलग है। इजी हैंडलिंग, पैकिंग से प्रोडक्ट आसानी से आप हैंडल कर सकते हो, राइट। उसके बाद हेल्थ एंड सैनिटेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, साफ सफाई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक आपके पास इनोवेशनल अपॉर्चुनिटी भी है कि आप कुछ अलग कर दो, ऐसी पैकिंग कर दो जो पहले कभी देखी ही ना हो, तो आप अपने प्रोडक्ट को ज्यादा बेच पाओगे, है ना। इसके बाद आता है बच्चों हमारे पास लेबलिंग। लेबलिंग क्या होता है? पैकिंग के ऊपर चीजें लिख देना, ठीक है। जैसे कि आप उसका कंटेंट, उसका मैन्युफैक्चरिंग, उसका एक्सपायरी, उसका क्या और क्या क्या लिखते हैं उसके अंदर, उसके क्या क्या उसके अंदर, कितना प्रोटीन, कितना कार्ब्स, कितना फैट, वो पूरा लिखा होता है ना, वो सब लेबलिंग है। व्हाट इज लेबलिंग? लेबलिंग इज अ पार्ट ऑफ पैकिंग एंड कंसिस्ट ऑफ प्रिंटेड इंफॉर्मेशन दैट डिस्क्राइब द प्रोडक्ट अपीयरिंग ऑन और विद द पैकेज। क्या क्या फंक्शंस होंगे बेटा? इट डिस्क्राइब्स द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करता है, आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है, ग्रेड करने में हेल्प करता है प्रोडक्ट को। ग्रेड का मतलब जैसे हमने 3 पैकिंग कर दी, ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, ए बी सी, 3 पैकिंग कर दी, ठीक है, ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी। अब जब आप इस तरीके से ग्रेडिंग करके पैकिंग करते हो ना बच्चों, तो आपको आइडेंटिफिकेशन करना आसान होता है। जैसे ब्रुक बॉन्ड रेड लेबल, ब्रुक बॉन्ड येलो लेबल, या पता नहीं ऐसी चाय आती है, ठीक है। तो वो सारी की सारी चीजें बच्चों हमारे पास चाय में लेबलिंग से आप प्रोडक्ट को ग्रेडिंग कर सकते हो। बासमती राइस है जी, ये बासमती नहीं है जी, तो ऐसा करना आसान होता है, प्रमोशन आसान होता है और जानकारी देनी पड़ती है, रिक्वायर्ड बाय द लॉ। बढ़िया। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स बच्चों सबसे पहले 2 शब्दों से बना है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अलग है और राइट्स अलग है। राइट का मतलब अधिकार, किस चीज का अधिकार? प्रोटेक्ट करने का। किस चीज को प्रोटेक्ट करने को? मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने को। ये मेरी वीडियो है, मैं बना रहा हूं, मैं मेहनत कर रहा हूं, मेरा दिमाग लगा है इसके अंदर, लगाया या नहीं लगा। अब कोई नालायक इस वीडियो को डाउनलोड करके अपने चैनल पे डाल दे, तो हम क्या बैठ के उसकी शक्ल देखेंगे? इमीडिएटली कॉपीराइट मारेंगे और चैनल बंद करवा देंगे। करवा देंगे या नहीं करा देंगे? क्यों? क्योंकि YouTube हमको अधिकार देता है कि अगर कोई आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, यानी आपके हार्डवर्क से आपने कोई चीज बनाई है, तो उसके प्रोटेक्शन का आपको अधिकार है। दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो कोई फॉर्मूला है, कोई रेसिपी है, कोई नया आपने इन्वेंशन किया है, इस तरीके की चीजें, तो कॉपीराइट एक अधिकार है। ऐसे ही पेटेंट एक अधिकार है। पेटेंट किसका होता है? पेटेंट होता है कोई आपने इन्वेंशन करा है, जैसे कोविड की वैक्सीन बना दी, ठीक है। कॉपीराइट बुक्स का होता है, वीडियोस का होता है, इसी तरीके से सॉन्ग्स का होता है ना। इसी तरीके से ट्रेडमार्क, लोगों का, सिंबल्स का, वो ट्रेडमार्क होता है। तो कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, और इसी तरीके से बहुत सारी राइट्स हैं, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, है ना। ये सब हमारे पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होती हैं। दीज आर लीगली रिकॉग्नाइज्ड एक्सक्लूसिव राइट्स टू द क्रिएशंस ऑफ द माइंड। अंडर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्ट, owners of such property are granted certain exclusive rights to the variety of intangible assets, जैसे कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, इंडस्ट्रियल डिजाइन, ट्रेड सीक्रेट्स। जैसे मैगी अपना मसाला सीक्रेट रखती है, शेयर नहीं करती, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है। पेटेंट मैंने आपको बता दिया, कॉपीराइट बता दिया, इंडस्ट्रियल डिजाइन बता दिया। अगर इंडस्ट्री में कोई कॉमोडिटी बन रही है, कोई ऐसी चीज बन रही है जो एक्सक्लूसिव है, वो इसमें आ जाएगी। ट्रेडमार्क लोगो सिंबल के लिए होता है। ट्रेड सीक्रेट कोई व्यापारी, कोई जानकारी है जो सीक्रेट रखी गई है, बिजनेस इंफॉर्मेशन, वो ट्रेड सीक्रेट में आ जाएगी। बढ़िया। चलो अब आ रहा है प्राइस मिक्स। दूसरा एलिमेंट आ गया बच्चों 4 पीज में से। पहला पी कौन सा था? प्रोडक्ट। दूसरा आ गया प्राइस। प्राइस में हम किसकी बात करेंगे? कितने रुपए का माल बेचा जाएगा, है ना। इट रिप्रेजेंट द वैल्यू दैट इज पुट ऑन द प्रोडक्ट। कस्टमर से क्या लेना है वो प्राइस से पता लगेगा, ठीक है। अब इसमें प्राइस किस चीज पे डिपेंड करता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अरे इस बोर्ड में तो स्टार भी लगता है। हाँ जी, दिल लगाते हैं, दिल दिल। लो जी, ये इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, मजा आ रहा है मुझे इस बोर्ड से पढ़ाने में। लो जी, दिल लगा दिए हमने हमारे चिंटू चिंटी के लिए। ठीक है, तो ये बच्चों इंपॉर्टेंट सवाल है, दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, प्राइस कैसे डिसाइड होता है, हाउ इज प्राइस डिसाइडेड? सबसे पहले कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देखा जाता है, कितना खर्चा आया है। कॉस्ट कितना आया भाई, प्राइस सेट करते टाइम ये तो देखूंगा ना मेरा कितना खर्चा आया, कम से कम वो तो निकल जाए, वो तो कवर हो जाए। दूसरा, कंज्यूमर कितना पे करेगा उस चीज के लिए। एबिलिटी बोल दो, यहां पे आप डिमांड यूटिलिटी भी लिख सकते हो। डिमांड यूटिलिटी, भाई कस्टमर को अगर ज्यादा मजा आ रहा होगा तो ही वो ज्यादा पे करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो एबिलिटी, डिमांड, यूटिलिटी, ये सब इसमें चलता है। सेगमेंट, आप कौन से सेगमेंट को टारगेट कर रहे हो? अगर आप रिच सेक्शन को टारगेट कर रहे हो तो आप ज्यादा प्राइस पे भी बेच सकते हो, पुअर सेक्शन को कर रहे हो तो फिर आपको सस्ता ही बेचना पड़ेगा। डिमांड सप्लाई कैसे चल रहा है भाई, अगर डिमांड ज्यादा है ज्यादा प्राइस होगा, डिमांड कम है कम प्राइस होगा। ठीक है, ओके। इसके बाद सर प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज, बच्चों इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है भाई, ये एग्जाम में आएगी। प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज आर इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में आएंगी भाई। प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज की बात करते हैं। प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज का मतलब कि एक एंटरप्रेन्योर कैसे प्राइस सेट करता है। सबसे पहले आती है कॉस्ट प्लस। कॉस्ट प्लस होती है ऐसा प्राइस रखना जहां पे हमारी कॉस्ट कवर हो जाए। ठीक है, इट इज अ कॉमन मेथड वेयर मैन्युफैक्चरर सेट्स द प्राइस बाय एडिंग अ रीजनेबल प्रॉफिट टू द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये सिंपल, मतलब एक नॉर्मल बिजनेसमैन यही करता है कि भाई मेरा खर्चा आया एक पेन बनाने में 4 रुपए, मैंने उसको 5 रुपए में बेच दिया, 1 रुपए का प्रॉफिट बना लिया, तो दैट इज माई कॉस्ट प्लस प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। ये होता है कॉस्ट प्लस। ठीक है, कॉस्ट प्लस के क्या फायदे होते हैं? आपका एक ठीक ठाक रेवेन्यू बन जाता है, सिंपलेस्ट मेथड है, ज्यादा टेंशन लेनी नहीं, और आप इसके अंदर इवैल्यूएट कर सकते हो द रीजंस फॉर एस्केलेशंस इन एक्सपेंसेस। इसके अंदर आपको पता लगता है कि खर्चा कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है, क्योंकि आपको डायरेक्टली प्रॉफिट पे इंपैक्ट आता है अगर हल्का सा भी खर्चा बढ़ेगा, है ना। डिसएडवांटेज क्या है इसके अंदर बच्चों? फ्यूचर डिमांड का कोई कंसिडरेशन ही नहीं है भाई। अगर फ्यूचर में डिमांड बढ़ने वाली है या घटने वाली है तो हम उसमें दिमाग लगा के प्राइस आज एडजस्ट कर सकते हैं ना। बहुत सारे अभी आप मेथड देखोगे जिसमें हम आज मार्केट कैप्चर करने के लिए सस्ता बेचेंगे, लेकिन फ्यूचर में हम उसको महंगा बेचने की सोचेंगे, तो हम फ्यूचर के बारे में भी सोचते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, तो सिंपल है, ये फ्यूचर की डिमांड, फ्यूचर के प्राइस, फ्यूचर के खर्चों कुछ नहीं, इसके लिए फ्यूचर कुछ है ही नहीं, सिर्फ प्रेजेंट की बात करता है। इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द कॉम्पिटिटर एक्शन। इसको कॉम्पिटिटर से भी फर्क नहीं पड़ता, मैं क्या कर रहा हूं बस वो देखता है ये तो बस वो देखता है ये बच्चों। इट कैन रिजल्ट इन कंपनी ओवर एस्टिमेटिंग द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। कई बार कंपनी ओवर एस्टिमेट भी कर देती है, प्राइस उतना नहीं होता। ठीक है, इसके बाद देखो पेनिट्रेशन प्राइसिंग। पेनिट्रेशन जो मैं आपको बता रहा था, इसके अंदर प्राइस सबसे पहले लो रखा जाएगा। सबसे पहले प्राइस कैसा रखा जाएगा? लो रखा जाएगा, ताकि मैं मार्केट शेयर कैप्चर कर पाऊं, ताकि मैं नए कस्टमर को अट्रैक्ट कर लूं और अपना मार्केट शेयर क्या कर पाऊं? बढ़ा पाऊं। तो पेनिट्रेशन का मतलब होता है एक बार एंटर करने के लिए मार्केट में। पेनिट्रेशन मतलब ध्यान रखना, मार्केट में एंटर करने के लिए। एक तो ये पढ़ लिया, कौन सा वाला? कॉस्ट प्लस, जिसमें बस कॉस्ट कवर करनी है। एक आ गया पेनिट्रेशन, जैसे जियो ने करा था, मुफ्त इंटरनेट या बहुत सस्ता इंटरनेट मार्केट में कैप्चर कर ले, मार्केट एंटर कर ले, कर गए फिर बढ़ा दिया, है ना। एडवांटेज क्या होंगे? जल्दी से घुस जाओगे आप कस्टमर के घर के अंदर, आपकी इमेज डेवलप होगी, अर्ली यूजर्स जो है आपके खूब वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी करेंगे। उसके साथ साथ आप कॉस्ट कंट्रोल कर सकते हो, कॉस्ट रिडक्शन कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आप बहुत बल्क में बिजनेस करोगे भाई, सस्ता होगा तो बहुत लोग खरीदेंगे, तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल आता है। ठीक है, कॉम्पिटिटर नहीं एंटर कर पाता और बढ़िया स्टॉक टर्नओवर बनता है, आपका माल फटाफट बिक जाता है। डिसएडवांटेज क्या है? लॉन्ग टर्म प्राइस एक्सपेक्टेशन। अब आपसे लोगों को लॉन्ग टर्म प्राइस एक्सपेक्टेशन सेट होगी कि भाई ये तो सस्ता ही देंगे, इनसे खरीदेंगे, ये तो सस्ता ही देंगे, तो ये आपको बहुत फायदा देता है। उसका दूसरा डिसएडवांटेज है आपका मार्जिन नहीं बनता, प्रॉफिट आपको कुछ खास नहीं मिलता। इसके बाद आता है बच्चों क्रीमिंग और स्किमिंग प्राइस। क्रीमिंग और स्किमिंग का मतलब होता है मस्त प्राइस रखना, हाई प्राइस रखना। देखो इसमें लो रखते हैं, इसमें खर्चा कवर कर लेते हैं, इसमें रखते हैं हाई, महंगा बेचना। जैसे जो लग्जरी ब्रांड्स होते हैं ना, चीजों को महंगा बेचते हैं, वो ये स्ट्रैटेजी अपनाते हैं। अब देखो इसमें क्या है, एंटरप्रेन्योर सेट देयर प्राइसेस हायर सो दैट फ्यूअर सेल्स आर नीडेड टू ब्रेक इवन। थोड़ी बहुत सेल अगर हो गई तो खर्चे कवर। ठीक है, सेलिंग अ प्रोडक्ट एट हाई प्राइस, सैक्रिफाइसिंग हाई सेल्स टू गेन अ हाई प्रॉफिट, इसको हम स्किमिंग बोलते हैं, स्किमिंग। ठीक हो गया, ओके, बढ़िया।
बढ़िया सर, बढ़िया सर, बढ़िया सर, बढ़िया सर। ये किन लोगों पे फोकस करती है? उन लोगों पे फोकस करती है जिसको इकोनॉमिक कंसिडरेशन से फर्क नहीं पड़ता। इकोनॉमिक कंसिडरेशन का मतलब कि इनको पता है कि इनकी एक लिमिटेड कस्टमर्स है, इन्होंने उनको ही बेचना है ना। दूसरा, दे हैव ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोडक्ट यूनिक फीचर्स, जिसे अपने प्रोडक्ट पे भरोसा होता है कि ये प्रोडक्ट ब्रांड बनेगा, ये बिकेगा बढ़िया तरीके से, इसके फीचर यूनिक है तो महंगा भी होगा, लोग खरीदेंगे, वहां पे चलता है ये। और हायर डिस्पोजेबल इनकम हो तब चलेगा, ठीक है, ओके। हाई डिस्पोजेबल इनकम का मतलब जो कस्टमर के पास इनकम होती है खर्च करने के लिए, टैक्स वैक्स देने के बाद, जिनकी ज्यादा है वही तो महंगा सामान खरीदेगा। एडवांटेज, एडवांटेज है, इट हेल्प्स द एंटरप्रेन्योर टू रिकवर द रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। आपकी रिसर्च और डेवलपमेंट कॉस्ट बहुत मजे से निकल जाती है, ये उनके लिए बेस्ट है जो क्वालिटी कॉन्शियस कंज्यूमर्स पे फोकस करना चाहते हैं। डिसएडवांटेज क्या है? ये आपके लिए बैकफायर कर जाएगा अगर कॉम्पिटिटर ने सेम प्रोडक्ट दे दिया सस्ते में, आपके लिए बैकफायर कर जाएगा। दूसरा, ये इंप्लीमेंट नहीं हो सकता अगर स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट रेगुलेशंस हैं। सरकार कई बार मना कर देती है कि नहीं भाई, हम नहीं चाहते कि हमारी इकोनॉमी में ये चीज़ इतनी महंगी बिके। उसके बाद अगर कस्टमर अवेयर हो जाएंगे कि इट इज़ द पॉलिसी ऑफ द बिजनेस टू फॉलो द स्ट्रैटेजी, नहीं खरीदेंगे, ठीक है। स्किमिंग मतलब महंगा बेचना, पेनिट्रेशन मतलब सस्ता बेचना, और कॉस्ट प्लस यानी खर्चे कवर कर लेना। फिर आता है वेरिएबल, जो मैं आपको बता रहा था, इनिशियली सस्ता फिर महंगा, वो वेरिएबल है। देखो यहाँ क्या बोल रहा है, इट इज अ अप्रोच दैट परमिट डिफरेंट रेट्स टू बी एक्सटेंडेड टू डिफरेंट कस्टमर्स। अलग अलग कस्टमर को ऊपर नीचे सस्ता महंगा कुछ भी करके दे सकते हो आप, ठीक है। दिस अप्रोच इज जनरली फॉलोड फॉर बिजनेसेस वेयर बार्गेनिंग ओवर द प्राइस ऑफ गुड्स इज कंसिडर्ड द नॉर्म। जहां पे बार्गेनिंग हो सकती है ना, वहां वेरिएबल चलता है। अभी मैं कहाँ गया था, मैं गया था बैंगलोर गया था, हाँ। मुझे बैंगलोर पे एक सॉक्स सेलर मिला, मेरी गाड़ी रुकी तो वो सॉक्स बेच रहा था। उसने बोला सर ओनली 300, 3 पेयर ऑफ सॉक्स। मैंने कहा यार मेरे पास सॉक्स है, मुझे नहीं चाहिए। बोल रहा सर ओके आई विल गिव यू एट 250। मैंने कहा यार भाई मुझे चाहिए नहीं। आई विल गिव यू एट 200 सर, ओनली 200। मैंने कहा यार 200 नहीं चाहिए भाई। ओके सर 150 सर, डन, डील डन, डील डन। मैंने कहा आई कैन गिव यू रुपीज 120, यस और नो? ही सेड यस सर, टेक इट। मैं कहा भाई कहां से लाए? 120 में मुझे 3 सॉक्स दे गया, मेरा काम बढ़िया हो गया वैसे तो अगर देखा जाए। बट दैट इज वेरिएबल प्राइसिंग, दैट इज वेरिएबल प्राइसिंग मेरा बच्चा, ठीक है। स्ट्रीट वेंडर्स जो है इस चीज को फॉलो करके चलते हैं। एडवांटेजेस, एडवांटेज ये है कि अगर आपको स्टॉक क्लियरेंस करना हो, सबसे पहले सेलर कैन यूज दिस मेथड टू सेल दोज गुड्स एंड सर्विसेज दैट दे हैव नॉट बीन एबल टू सेल। जो सामान आपको नॉर्मली नहीं बिक रहा था वो इस मेथड से आप बेच सकते हो। वेरिएबल प्राइस पे बेच के एक मॉडेस्ट ठीक ठाक प्रॉफिट आप निकाल सकते हो। डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज है बेटा, आप बाकी कस्टमर लूज कर जाओगे जिनको आपने महंगे में बेचा है। पता तो चलेगा कस्टमर को, बच तो सकते नहीं, और गुडविल भी कई बार इफेक्ट होती है। देन वी हैव प्लेस मिक्स। प्रोडक्ट हो गया, प्राइस हो गया, प्लेस क्या होता है बच्चों? प्लेस यानी मैं कस्टमर के घर तक सामान कैसे पहुंचाऊंगा। प्लेस ऑफ प्रोडक्शन यहाँ है, प्लेस ऑफ कंजम्पशन कहीं और है, उस घर तक कैसे पहुंचाऊं मैं? प्लेस रेफर्स टू द पॉइंट ऑफ सेल, right? To catch the eye of the consumer and make it easy for him to buy is the main aim of a good distribution और place strategy। भाई जहां पे कस्टमर है वहां पे मेरा प्रोडक्ट होना चाहिए। अब चाय असम में बनती है लेकिन बिकती तो अलग अलग स्टेट्स में है, तो असम से अलग अलग स्टेट्स तक पहुंचेगी तभी तो बिकेगी। जो पॉइंट ऑफ सेल है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्लेस मिक्स इज ऑल्सो रेफर्स टू एज डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स, दिस इज इंपॉर्टेंट, भूलना मत, इसको डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स भी बोलते हैं। प्राइम कंसर्न है टू मेक श्योर द टाइमली डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट टाइमली डिलीवर हो जाए, ठीक है। इनफैक्ट द मंत्रा फॉर सक्सेसफुल बिजनेस इज लोकेशन, लोकेशन एंड लोकेशन। ठीक हो गया बेटा, राइट। अब चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आ जाते हैं। चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है हमारे पास, कि कैसे गुड्स जा रहे हैं प्रोड्यूसर से कस्टमर तक, कैसे पेमेंट आ रहा है प्रोड्यूसर से, सॉरी कस्टमर से प्रोड्यूसर तक, कैसे इंफॉर्मेशन जा रही है डाउनवर्ड एंड अपवर्ड, कैसे ऊपर से प्रोड्यूसर नीचे कस्टमर तक जानकारी दे रहा है स्पेसिफिक्स ऑफ द प्रोडक्ट, और कैसे कस्टमर फीडबैक दे रहा है ऊपर प्रोड्यूसर तक, ये इसमें आ जाता है। चैनल डिस्ट्रीब्यूशन करते टाइम इंपॉर्टेंट सवाल, हमें क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा? इंपॉर्टेंट सवाल, ठीक है। चैनल डिस्ट्रीब्यूशन करते टाइम हमें क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा? सबसे पहले प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ फैक्टर्स हैं, फिर मार्केट से रिलेटेड कुछ फैक्टर्स हैं, मैन्युफैक्चरर से रिलेटेड कुछ फैक्टर्स हैं, गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ फैक्टर्स हैं, और बचे हुए कुछ अदर फैक्टर्स हैं, ठीक है। अब सबसे पहले प्रोडक्ट से रिलेटेड देख लो, यूनिट वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कितने का है भाई? अगर सस्ता प्रोडक्ट है
और अगर टूट फूट भी हो गया, चोरी वोरी भी हो गया, तुमको फर्क नहीं पड़ता, तो तुम लॉन्गर चैनल्स यूज कर सकते हो, यानी कि मैन्युफैक्चरर, एजेंट, होलसेलर, रिटेलर, कस्टमर। बच्चों अगर मैन्युफैक्चरर से सीधा कस्टमर होता है, इसको हम जीरो लेवल चैनल या डायरेक्ट सेल बोलते हैं, ठीक है, डायरेक्ट सेल। और अगर ऐसा हो कि मैंने ये वाला मैन्युफैक्चरर, एजेंट, होलसेलर, रिटेलर, ये है इनडायरेक्ट चैनल, ये डायरेक्ट है, ये इनडायरेक्ट है। अब इनडायरेक्ट में 1 लेवल अगर बीच में एक ही इंटरमीडियरी हो, 2 लेवल अगर बीच में 2 इंटरमीडियरी हो, 3 लेवल अगर बीच में 3 इंटरमीडियरी हो, है ना। अब देखो अगर प्रोडक्ट यूनिट वैल्यू उसका बहुत कम है, सस्ता सा प्रोडक्ट है, तो फिर ये चलता है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ। महंगा है तो फिर ये चलता है कि भाई नुकसान हो जाएगा ज्यादा लोग बीच में डाले तो, समझे। स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट कस्टमाइज्ड है यानी कि कस्टमर के आधार पे बनेगा, तो फिर ये चलेगा। अगर स्टैंडर्डाइज्ड है, एक जैसा ही है, तो फिर ये चलेगा। उसके बाद कस्टमाइज्ड मैंने आपको बता ही दिया, कस्टमाइज मतलब कस्टमर की प्रेफरेंस के अनुसार बनाया गया है, तो शॉर्टर चैनल चलेगा। पेरिशेबिलिटी, जल्दी से खराब होने वाला है अगर, तो बीच में इतने लोग डाल दोगे वैसे ही खराब हो जाएगा, ये चलेगा। खराब होने वाला नहीं है तो ये चलेगा। टेक्निकल नेचर, अगर वो बहुत टेक्निकल है, कॉम्प्लेक्स है, समझाना पड़ेगा, तो मैन्युफैक्चरर ही समझा सकता है, तो ये चलेगा। ऐसा कुछ नहीं है तो ये चलेगा, ठीक है। प्रोडक्ट से रिलेटेड समझ गए। उसके बाद मार्केट से रिलेटेड, कितने बायर्स हैं भाई, अगर बहुत सारे बायर्स हैं तो अकेला नहीं बेच पाओगे ना, ये चलाओ। थोड़े बायर्स हैं तो खुद चला लो, खुद बेच लो। बाइंग हैबिट्स कैसी है कस्टमर की, कस्टमर क्या आप ही से खरीदना चाहता है, तो फिर आप ही को बेचना पड़ेगा। ऐसी हैबिट्स नहीं है तो कोई भी बेच सकता है। बाइंग क्वांटिटी कितनी है, अगर छोटी मोटी क्वांटिटी है तो खुद ही बेच लो यार, क्यों खर्चे बढ़ाते हो, इन सबका मार्जिन क्यों बढ़ाते हो। बहुत ज्यादा क्वांटिटी आप अकेले नहीं कर सकते तो आप बड़ा चैनल यूज करो। मार्केट साइज कितना बड़ा है, अगर मार्केट साइज छोटा सा है तो आप डायरेक्टली बेच सकते हो, मार्केट साइज बड़ा है तो इनडायरेक्ट चैनल्स का यूज करना पड़ेगा। मैन्युफैक्चरर की बात करें, अगर उसकी गुडविल बहुत अच्छी है, अगर गुडविल बहुत अच्छी है, कस्टमर उसी से लेना चाहता है, उसी से खरीदना चाहता है, तो वो बेचे। और कई बार अच्छी गुडविल की वजह से आप इनडायरेक्ट सेल भी कर सकते हो। और अगर गुडविल बना रहे हो अभी, तो इनिशियली तो आपको खुद ही करना चाहिए, ठीक है। डिजायर टू कंट्रोल द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, अगर आप कंट्रोल करना चाहते हो चैनल को, तो डायरेक्ट सेल, आपको ऐसी कोई तमन्ना नहीं है तो इनडायरेक्ट सेल। फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, बच्चों आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कैसी है, अगर आप मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, डिस्ट्रीब्यूशन सब खुद कर सकते हो, आप बहुत फाइनेंशियली स्टेबल हो, तो ये वाला, अदरवाइज ये वाला, ठीक है। सरकार क्या कहती है भाई, गवर्नमेंट अलाउ करती है या नहीं करती है, लाइसेंस देती है या नहीं देती है, इस पे भी डिपेंड करता है कि दोनों में से कौन सा चैनल चलेगा। उसके बाद खर्चा कितना आ रहा है, हाँ देखो हर कोई अपना मार्जिन जोड़ेगा ना, तो कॉस्ट कितनी बढ़ रही है इस पे भी डिपेंड करता है। अवेलेबिलिटी है या नहीं है, सेल्स होंगी या नहीं होंगी, ये सब बच्चों दिमाग में रखना पड़ता है, तब जाके एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचता है। बढ़िया सर। इसके बाद लास्ट आता है हमारे पास प्रमोशन। प्रमोशन का सिंपल सा मतलब होता है कस्टमर को अपने प्रोडक्ट के बारे में अवेयर करना, बताना, नॉलेज देना कि मैं कौन हूं, मेरा क्या प्रोडक्ट है, मैं कौन सा ब्रांड हूं, सेल्स मेरी बढ़ाना और लॉयल्टी बनाना, ठीक है, कि मेरे कस्टमर मुझे लॉयल है। अब प्रमोशन स्ट्रैटेजीज में बच्चों बहुत कुछ आता है, बहुत कुछ आता है, मल्टीपल चीजें आती हैं। इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान which aims at finding an appropriate market for the product or a service and utilizing all the aspects of promotion। अब इसके अंदर कौन कौन सी अप्रोचेज आती हैं वो हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहला जो अप्रोच आता है ना बच्चों प्रमोशन का, वो है अबव द लाइन। अबव द लाइन होता है कि यार हाइट्स ऑफ प्रमोशन, आई डोंट केयर कि मैं किसको प्रमोट कर रहा हूं, कहां प्रमोट कर रहा हूं, लेकिन मैंने उस लेवल की एडवर्टीजमेंट करनी है टू रीच माई पोटेंशियल, ठीक है। जैसे तुमने कोई इतना बड़ा भाई रोनाल्डो को पकड़ लिया रोनाल्डो की वर्ल्ड वाइड पॉपुलैरिटी है और तुमने उससे प्रमोशन करवा दिया भाई। अब तुमको भी नहीं पता कि कौन से टारगेट ऑडियंस तक पहुंचा है नहीं पहुंचा, बस तुमने करा दिया, इसको बोलते हैं अबव द लाइन, ठीक है। जहां जैसे एडवर्टीजमेंट प्रेस में करा, ऑनलाइन बैनर्स लगवा दिए, प्लेस एडवर्टीजमेंट बिल बोर्ड्स पे करा दिए, पता ही नहीं है कि कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है। वहीं पे बिलो द लाइन होता है थोड़ा कंट्रोल्ड, जहां पे तुमको एग्जैक्टली पता है कि ये मेरी टारगेट ऑडियंस है और मुझे इससे कराना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास बहुत सारे बुक्स वाले आ जाते हैं कि भैया हमारी बुक चलवा दो, हमारी बुक बच्चों को बता दो, तो उनकी ऑडियंस ही कॉमर्स के बच्चे हैं, समझ रहे हो। वो बिलो द लाइन अप्रोच अपना रहे हैं, स्पॉन्सरशिप्स हो गए, सेल्स प्रमोशन हो गए, पब्लिक रिलेशंस हो गए, पर्सनल सेलिंग हो गया, जिनको मैं बेचना चाहता हूं उन तक पहुंच रहा हूं, ठीक है बेटा। और थ्रू द लाइन होता है दोनों करना, कि एडवर्टीजमेंट अननोन भी करा रहे हैं और पकड़ पकड़ के टारगेट मार्केट पे भी प्रमोशन करा रहे हैं, दैट इज थ्रू द लाइन। इट रेफर्स टू अ स्ट्रेटजी इन्वॉल्विंग बोथ अबव द लाइन एंड बिलो द लाइन अप्रोचेस। बढ़िया सर।
देन प्रमोशन मिक्स, प्रमोशन करने के लिए क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हो, एडवर्टीजमेंट कर सकते हो जहाँ पे आप किसी को पैसे देके उससे अपने प्रोडक्ट के बारे में उसकी ऑडियंस तक बात फैला सकते हो, क्रिकेटर्स करते हैं, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ करते हैं। पब्लिक रिलेशन, जहाँ पे आप अपने बिजनेस में एक अच्छी इमेज बनाते हो, गुडविल बनाते हो, रेपुटेशन बनाते हो, ब्रांड बिल्ड करते हो, तब आपकी रिपीट सेल आती है। पर्सनल सेलिंग, जब आप वन ऑन वन अपना प्रोडक्ट खुद सेल करते हो, उसको पर्सनल सेलिंग बोलते हैं। जब आप वन टू वन कॉन्वर्सेशन करते हो, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करते हो, दैट इज पर्सनल सेलिंग। और सेल्स प्रमोशन होता है जब आप टेक्निक्स यूज करते हो, जैसे डिस्काउंट दे दिया, कैशबैक दे दिया, बाय वन गेट वन फ्री दे दिया, कोई प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन बना दिया कि भाई बूस्ट के साथ रैकेट फ्री है, बूस्ट आता ना बॉर्नविटा के साथ लगा लो। तो इस तरीके से सब सेल्स प्रमोशन में आ जाता है। तो प्रमोशन में चार मेन चीजें बच्चे होती हैं। एडवर्टीजमेंट, पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन। नॉन पर्सनल मतलब आपको पर्सनली कोई आके कुछ नहीं समझाएगा, एक एड आप देख लोगे, फिर आपकी इच्छा है लेना लो नहीं लेना मत लो, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, ताकि प्रोडक्ट का नाम फैमिलियर हो जाए, लोग उसको जानते हो, इमेज बने, गुडविल बने, स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स आप पहुंचा सको लोगों तक, एजुकेट कर सको, जनता को बता सको अपने प्रोडक्ट्स के बारे में, कस्टमर को अट्रैक्ट कर सको। देन एडवर्टीजमेंट कैसे करना है, किस तरीके से करना है। सबसे पहले एक एम, कि आप कहां पहुंचना चाहते हो, आप क्यों एडवर्टीजमेंट करा रहे हो, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, सेल है, मार्केट कैप्चर करना है, कस्टमर को सिर्फ इंफॉर्मेशन देना है, तो व्हाट इज योर एम। दूसरा होता है टारगेट, आप बेसिकली किसको टारगेट करना चाहते हो, मेल्स को, फीमेल्स को, अडल्ट्स को, टीनेजर्स को, चाइल्ड को, मदर को, फादर को, किसको। मीडिया, किस मीडिया पे एडवर्टीजमेंट कराओगे, टीवी पे, रेडियो पे, प्रेस पे, इंटरनेट पे। कॉम्पिटिटर, आपके कॉम्पिटिटर कैसे करते हैं एडवर्टीजमेंट, उनके क्या एक्शंस है वो भी एनालाइज कर लेने चाहिए, ठीक है। उसके बाद बच्चों डेवलपिंग इफेक्टिव एडवर्टीजमेंट। इफेक्टिव एडवर्टीजमेंट के लिए एक ट्रिक होती है आइडा। क्या होती है, आइडा। मैंने लास्ट ईयर भी बताई थी शायद, बच्चों को पता नहीं, याद नहीं आ रहा। आइडा, ध्यान रखना एडवर्टीजमेंट में आइडा होना चाहिए। नंबर वन, अटेंशन। एक अच्छा एडवर्टीजमेंट वो है जो अटेंशन ग्रैब कर सके ऑडियंस की, जो ऑडियंस लंबे समय तक अटेंटिव रह के याद रख सके। दूसरा, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट जगा सके प्रोडक्ट में, ठीक है। एड आपका ऐसा होना चाहिए कि कस्टमर को लगे यार ये चीज मेरे पास होनी चाहिए, उसका इंटरेस्ट जाग जाए, चाहे उसको जरूरत हो या ना हो, तो कस्टमर उसको देर तक याद रख पाए, इंटरेस्ट जाग जाए। तीसरा, उसका मन कर जाए वो चीज लेने का। एडवर्टीजमेंट शुड क्रिएट अ डिजायर, विश क्रिएट हो जाए कि यार ये तो खरीदना है। एंड एक्शन का क्या मतलब होता है, एक्शन का मतलब होता है कि एक्चुअल में वो सेल्स में कन्वर्ट भी हो। इट शुड परस्यूट द कस्टमर टू परचेज द प्रोडक्ट। ये नहीं है कि सिर्फ डिजायर हो गया, इंटरेस्ट जाग गया, कस्टमर खरीद रहा नहीं, फिर बेकार है वो एडवर्टीजमेंट, ठीक है। इसके बाद आता है बच्चों क्या क्या एडवर्टीजमेंट कैसे कर सकते हो आप। भाई स्टेशनरी के फॉर्म में पर्चे वर्चे छपवा के, ईमेल्स के फॉर्म में, आप विंडो डिस्प्ले कर सकते हो, वो जो दुकान के बाहर आप बोर्ड वोर्ड लगा देते हो, आउटडोर्स कर सकते हो, बड़े बड़े बिल बोर्ड्स वगैरह शहर में लगते हैं, प्रेस एडवर्टीजमेंट न्यूज़पेपर में, मैगजीन में, रेडियो पे कर सकते हो। एम्बियंस, एम्बियंस का क्या मतलब होता है, जैसे मॉल्स वगैरह में लगते हैं ना, जहाँ पे एक लार्ज पॉपुलेशन गैदर होती है, वहाँ हो सकता है। सिनेमा के कर सकते हो इंटरमिशन में। पॉइंट ऑफ सेल, जैसे फ्लोर स्टिकर्स हो गए, अपने ही स्टोर में आपने लगाया, जहाँ पे माल बिक रहा है वहीं आप एडवर्टीज कर रहे हो, टीवी पे करा सकते हो। इसके बाद बच्चों पर्सनल सेलिंग, जहाँ पे एक सेल्समैन पर्सनली आपको माल बेचने में हेल्प करेगा। हेल्प क्या करेगा, आपको तो खरीदने में हेल्प करेगा, खुद बेचेगा, वो पर्सनल सेलिंग है। इट मीन्स सेलिंग प्रोडक्ट्स पर्सनली। इसके अंदर ओरल प्रेजेंटेशन होता है, एक सेल्समैन अपने प्रोडक्ट के बारे में आपको ओरली बताएगा कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, ये ले लो, है ना। अब फाइनल सेल करने के लिए एक सेल्समैन को 3 रोल निभाने पड़ते हैं। द रोल ऑफ अ परसुएडर, परसुएडर का मतलब जो आपको परसुएड करेगा, पुश करेगा प्रोडक्ट खरीद लो। सर्विस प्रोवाइडर, आपको हर तरीके से हेल्प करेगा। तीसरा, इन्फॉर्मेंट, आपको प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देगा। पर्सनल सेलिंग क्या है, पर्सनल फॉर्म है, खुद बेचते हो आप, अच्छे रिलेशंस बिल्ड करते हो, तभी कस्टमर दोबारा आता है, ठीक है। ओरल कॉन्वर्सेशन होती है, इसमें रिटर्न कुछ नहीं होता। छोटा सा कवरेज है, एक सेलमैन कितने लोगों को टैकल कर लेगा, एक टाइम पे एक को ही कर पाएगा। एडवर्टीजमेंट एक टाइम पे कितने लोग देखते हैं, है ना। इसी तरीके से इट हैज़ द फीचर ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, आप अपने कस्टमर के अनुसार अपने बर्ताव को, यानी बिहेवियर को, अपनी लैंग्वेज को, अपनी टोन को मॉडिफाई कर सकते हो। इसके बाद क्या आता है बच्चों, हमारे पास एक अच्छा सेल्समैन कैसा है। ले भाई कैसा होना चाहिए, गुड लुकिंग होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए, दूल्हा ढूंढ रहे हैं दूल्हा। उसके बाद फुल्ली कन्वर्जेंट होना चाहिए, यानी उसको प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, वो अच्छे से कन्वर्सेट कर सके। प्लीजिंग होना चाहिए, पोलाइट होना चाहिए, कर्टियस होना चाहिए, है ना, अच्छा लिसनर भी होना चाहिए, तुम्हारी बात भी सुने। बोल रहा हूँ ना, दूल्हा ढूंढ रहे हैं दूल्हा। दूसरा, गलत इंफॉर्मेशन ना दे। उसके बाद पेशेंट भी हो, कॉन्फिडेंट भी हो,
प्लीजिंग पर्सनालिटी भी हो, ले भाई ले, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। नेक्स्ट, सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन मैंने आपको बताया, सेल्स को बढ़ाने के लिए जो टेक्निक्स यूज करी जाती हैं उनको सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स बोलते हैं। और एनी हाउ आप सेल्स बढ़ाने के लिए कुछ भी ऑफर करते हो, दैट इज नोन एज सेल्स प्रमोशन। इट इज द शॉर्ट टर्म इंसेंटिव दैट एनकरेज और प्रमोट द परचेज और सेल ऑफ अ प्रोडक्ट। उसको हम बिलो द लाइन एक्टिविटीज भी कंसिडर करते हैं। अब लोग बिजनेस को प्रमोट करते हैं, ट्रेड को प्रमोट करते हैं, सेल्स फोर्स को प्रमोट करते हैं, कंज्यूमर को प्रमोट करते हैं। कंज्यूमर प्रमोशंस का मतलब होता है कस्टमर के लिए प्रमोशन करना। सेल्स फोर्स का मतलब होता है अपनी सेल्स फोर्स के लिए प्रमोशंस करना। तो मल्टीपल चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। अब देखो व्हाट इज कंज्यूमर प्रमोशन, ये मैंने आपको बताया ना, जो फाइनल कंज्यूमर के लिए आप प्रमोशन टेक्निक्स यूज कर रहे हो, दैट इज कंज्यूमर प्रमोशंस। द प्रमोशन एक्टिविटीज डायरेक्टेड टुवर्ड्स फाइनल कंज्यूमर, उसको हम कंज्यूमर प्रमोशंस बोलते हैं। ठीक है। पॉइंट ऑफ परचेज डिस्प्ले मटेरियल विच इंक्लूड्स नंबर 1 डैंगलर। डैंगलर क्या है? अ साइन दैट स्वेज व्हेन अ कस्टमर वॉक्स बाय। जब भी एक कस्टमर आसपास से आता है तो उसको एक तरीके से नजर पड़ती है उस साइन से, है ना। दूसरा बोल रहा है डंप बिन। डंप बिन क्या होता है? बिन फुल ऑफ प्रोडक्ट्स डंप्स इनसाइड। आपको ये रेड बुल की मैं स्ट्रैटेजी बताता हूँ। रेड बुल ने इनिशियली क्या करा, कुछ स्टोर्स के बाहर, मॉल्स के बाहर डस्टबिन में अपने खाली कैंस भर दिए। तो वो क्या हुआ, उससे कस्टमर को ऐसा लगा यार ये तो बहुत बिकता है, तो हम भी ट्राई करके देखेंगे। लोगों ने ट्राई करना शुरू कर दिया। तो वो ये स्ट्रैटेजी थी उनकी प्रमोशन की, उसको बोलते हैं डंप बिन। तीसरी होती है लिपस्टिक बोर्ड। लिपस्टिक बोर्ड क्या होता है? जिसके अंदर क्रेयॉन के थ्रू, ऐसा लगता है कि लिपस्टिक से वो चीज लिखी गई है, बट क्रेयॉन के थ्रू हम चीजें लिखते हैं, प्रमोट करते हैं अपने प्रोडक्ट को। नेकर। नेकर क्या होता है कि एक कूपन बॉटल के ऊपर ही लगा दिया, नेक पे लगा दिया, उसको हम नेकर बोल देते हैं। उसके बाद बिजनेस प्रमोशंस होता है बच्चों। बिजनेस प्रमोशन का क्या मतलब होता है? जहां पे आप टारगेट करते हो बिजनेस कस्टमर को, उसको हम बिजनेस प्रमोशंस बोलते हैं। अब इसमें क्या क्या होता है? सेमिनार्स करा दिए, कॉन्फ्रेंसेस करा दी, ट्रेड शोज करा दिए, न्यूज़लेटर छपवा दिए, इवेंट स्पॉन्सर कर दिए। तो यहां बच्चों बिजनेस प्रमोशंस चलता है। मतलब ये किसी एक प्रोडक्ट को नहीं होता, ये आपके पूरे बिजनेस को प्रमोट कर रहा होता है। ये आपके कस्टमर के टुवर्ड्स होता है, ये आपके बिजनेस के टुवर्ड्स होता है। उसके बाद बच्चों ट्रेड प्रमोशंस। ट्रेड प्रमोशन किसके टुवर्ड्स होता है? रिटेलर के लिए, होलसेलर के लिए। ठीक है। जैसे आपने रिटेलर होलसेलर को इंसेंटिव ऑफर करे, रीसेलर को इंसेंटिव ऑफर करे, कंपटीशन के अनुसार आपने चीजें ऑफर करनी स्टार्ट करी कि हम ये बेनिफिट देंगे, आप हमारा माल बेचो, ये इस तरीके की चीजें, बोनस स्टॉक दे दिया। सेल्स फोर्स प्रमोशन क्या होता है? जितनी भी हमारे सेल्समैन है, जो हमारी सेल्स फोर्स है, जो लोग हमारा माल बेचते हैं, उनको अच्छे इंसेंटिव दे दिए कि हमारा माल बेचो, है ना। तो कमीशन देना, सेल कंपटीशन विद प्राइजेस और अवार्ड्स, ये सब बच्चों सेल्स फोर्स के लिए होता है। द मेंबर ऑफ द सेल्स फोर्स, द मेंबर ऑफ द सेल्स टीम, उसके लिए बच्चों ये होता है। इसके बाद पब्लिक रिलेशन में क्या क्या आ जाता है? पब्लिक रिलेशन में आता है बच्चों जब हम जनता के साथ अच्छे रिलेशंस बिल्ड करने की प्रयास करते हैं, अच्छी गुडविल बनाने का प्रयास करते हैं। मार्केट में जिस ब्रांड की अच्छी गुडविल होती है उसका सेल ज्यादा आता है। तो क्या बोल रहा है? इट इज अ डेलिब्रेट प्लान्ड एंड सस्टेन्ड एफर्ट टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स स्टेक होल्डर्स। ठीक है। आप क्या करने वाले हो? अच्छी पब्लिसिटी, एक गुड इमेज बनाने वाले हो। अब ये कैसे बनती है सर? भाई कुछ कुछ भी हुआ, कोई अर्थक्वेक हुआ, कुछ हुआ, जैसे आज अभी वो राजपाल यादव जी जो हैं वो जेल में चले गए, तो सलमान भाई ने कहा मैं इनकी बेल कराऊंगा, मैं दूंगा 7 करोड़ रुपए। बताओ कहाँ देने हैं 7 करोड़, पता नहीं 9 करोड़। तो वो क्या कर रहे हैं? अपने फ्रेंड की हेल्प भी कर रहे हैं। अब वो चुपचाप भी कर सकते थे, लेकिन पूरे मीडिया में आ गया। क्यों? क्योंकि उनकी एक इमेज भी बिल्ड करनी है ना, कि ये देखो कितनी हेल्प करते हैं। सोनू सूद भाई की इमेज कितनी बिल्ड हो गई, ऐसे होती है, समझे। तो इमेज बिल्डिंग भी इंपॉर्टेंट होती है बच्चों, तभी तो काम मिलता है, समझे। अब ये कैसे होता है? न्यूज बनवाना, ठीक है, स्पेशल इवेंट्स करना, स्पीचेस देना, प्रेजेंटेशंस करना, एजुकेशनल प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कराना। तो ये सारे के सारे तरीके हैं बच्चों पब्लिक में अच्छा रिलेशन बिल्ड करने के। ठीक है। इसके बाद सेल स्ट्रैटेजीज। सेल स्ट्रैटेजीज का क्या मतलब होता है? कि आप किस तरीके से अपनी सेल को प्रमोट कर रहे हो। मतलब आपको मार्केट में इस तरीके से रखेंगे कि आप ही लीडर हो और आप ही का माल बिकेगा। A sales strategy is a plan that position a company's brand in such a way that it gains a competitive advantage in its segment. तो बहुत सारी सक्सेसफुल स्ट्रैटेजीज है जो हेल्प करती हैं सेल्स फोर्स को टू फोकस ऑन टारगेट मार्केट एंड कम्युनिकेट विद देम इन रेलेवेंट एंड मीनिंगफुल वेज। तो बेसिकली हमारी जो सेल्स फोर्स है, जो हमारे सेल्समैन हैं, जितने भी हमारे लोग माल बेचते हैं, उनको मदद करते हैं कस्टमर्स तक पहुंचने में। ठीक है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? भाई देखो, अगर आपको अपने लॉन्ग टर्म गोल्स अचीव करने हैं,
आपको अपनी सेल साइकिल अच्छे से समझनी है, पैसा कलेक्ट करना है, तो ये स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है। दूसरा, ऑनर्स और मैनेजर को प्रॉपर नॉलेज मिलती है कि कितना टाइम सेल में लग रहा है, सीजन बदलता है तो क्या होता है ना, ये सारी चीज़ें। उसके बाद जब आप एक लॉन्ग टर्म सेल स्ट्रैटेजी बना लेते हो तो फिर आप उसको शॉर्ट टर्म में भी कट डाउन कर सकते हो। जैसे आपने फिर मंथली बनाई, वीकली बनाई, 6 मंथ्स बनाई, क्वार्टरली बनाई, स्ट्रैटेजीज बना सकते हो। स्टेट स्ट्रैटेजी कितने प्रकार की हो सकती है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में क्या होता है? डायरेक्ट के अंदर हमारा जो सेल्समैन होता है वो सीधा कॉम्पिटिटर को अटैक करता है, सीधा कॉम्पिटिटर को अटैक करता है कि भाई साहब ऐसा है, तूने ये करा ना, मैं ये करूंगा, डायरेक्टली। और इनडायरेक्ट क्या होता है? इसके अंदर हम टेक्निक्स यूज करते हैं कि हम अपने फीचर के बारे में बताएंगे, हम अपने बेनिफिट के बारे में, मतलब हमारा फोकस अपने पे होता है, हम मेंशन भी नहीं करते कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, और इसमें हम डायरेक्ट कॉम्पिटिटर को हराने के पीछे भागते हैं। वो है डायरेक्ट सेल्स स्ट्रैटेजी। ठीक हो गया बच्चों? परफेक्ट हो गया। उसके बाद सेल्स स्ट्रैटेजी में क्या क्या चीजें आती हैं? प्रोडक्ट प्लेसमेंट, कि प्रोडक्ट क्या सही समय पे सही जगह आपने प्लेस करा है या नहीं करा है। प्रोडक्ट का प्रमोशन, उसको कस्टमर तक पहुंचाने के लिए, कस्टमर की नॉलेज तक डालने के लिए जो भी चीज़ें करनी पड़ेंगी वो स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। टेस्टिमोनियल्स, टेस्टिमोनियल्स का मतलब होता है कस्टमर जो ऑलरेडी आपका प्रोडक्ट यूज़ कर चुके हैं उनका फीडबैक, उनकी वीडियोस, उनके टेक्स्ट, उनके रिव्यूज़, वो सब। उसके बाद कोर सेलिंग स्ट्रैटेजी। कोर सेलिंग स्ट्रैटेजी का मतलब कि आपकी बेसिक आप क्या स्ट्रैटेजीज अपनाते हो अपने माल को बेचने के लिए। तो ये बच्चों हमारे पास सेल्स स्ट्रैटेजी में चलता है। अब सेल्स स्ट्रैटेजी का क्या क्या फंक्शंस है? नंबर 1, नए कस्टमर को लेके आना और पुराने कस्टमर को रिटेन करना। भाई जो पुराना कस्टमर है वो भी बना रहे और जो नया है वो भी आता रहे। उसके बाद सेल्स स्ट्रैटेजी बनाते टाइम क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना है? सबसे पहले तो मार्केट नॉलेज, कि मार्केट का क्या, मार्केट के डेमोग्राफिक्स क्या है, कौन सा मेरा टारगेट मार्केट है, मैं किसको माल बेचना चाहता हूँ। दूसरा, अवेयरनेस, कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, डिमांड किस चीज़ की है। अवेयरनेस ऑफ ट्रेंड्स, डिमांड किस चीज़ की है, फैशन क्या है। डिटेल्ड बिजनेस एनालिसिस। परफेक्ट। ये था बच्चों हमारा बहुत बड़ा सा चैप्टर नंबर 3। ये भी खत्म, 50% पोर्शन आपका खत्म। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट यूनिट के साथ। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। पढ़ते रहो, फोड़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। थैंक यू सो मच। कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।